प्रोटेक्टेड का मतलब ये भी होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब ये भी होता है कि जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स, उस पर दुगना तारीफ लगेगा, उन पर इतना तारीफ लगेगा कि वो भारतीय प्रोडक्ट्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो आप ये वादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स भारत के बाजार में एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब प्रोटेक्शन होता है क्या? यही कहने की आप कोशिश कर रहे हैं? ये अगर आप आज पीयूष गोयल जी की बातें सुन लेते ध्यान पूर्वक, तो उन्होंने केवल डेयरी की नहीं, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स, चाहे कैंड, फ्रोजन, प्रिजर्व्ड हो, स्पाइसेस और ज्यादातर फ्रूट्स और स्टेपल क्रॉप्स, सबके लिए हमने प्रोटेक्ट करके रखा है। इसका मतलब अर्थात उनको एंट्री नहीं। खत्म। सुन रहे हैं आप? प्रोटेक्टेड है फिर डर काहे का? प्रोटेक्टेड है फिर डर काहे का? इसमें साहिल भाई मैं एक चीज कहूंगा, सुरक्षित अगर है, प्रोटेक्टेड जैसे आपने कहा है, किसके कहने पर है? आपके ऊपर आपका कितना दबाव है कि ट्रंप इसको चेंज नहीं करेगा? जब चेंज करेगा आप कहोगे हम क्या कर सकते हैं। आज $500 बिलियन जो है उसको आप इंपोर्ट जो करोगे, वो कहां से इंपोर्ट करोगे? इसी सेक्टर से करोगे ना। उस समय आप हाथ खड़े कर दोगे, पीछे भी आपने हाथ खड़े कर दिए थे एक्सपर्ट के रूप में लाए, जब पेनल्टी लग गई थी। $500 बिलियन उसमें बड़ा सीधा है, हमें चाहिए कि अगर हमें एक सेकंड वीएन जी, सॉरी या तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल लूं, एक जगह बोल रहे हैं। नहीं, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, सम्मानित है, पर वीएन सिंह जी आपने ड्राफ्ट पढ़ा भी है। $500 बिलियन 5 वर्षों में इंपोर्ट्स, वो भी एनर्जी प्रोडक्ट्स है, उसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं। आप बोले एग्रीकल्चर के $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे इस देश में, और आपको तब चिंता नहीं थी जब कांग्रेस, आपकी फेवरेट सरकार, मोनसेंटो के टोटल अमाउंट जो आएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू ला रही थी, तब आप किसान नेता कहां थे? आपको तो मैं बहुत सम्मान दे रहा हूं, पर आप कहां थे? पर मैंने उसका आप इसको एक तरफ अलग से लेके जा रहे हो। आपको फैक्ट्स भी नहीं मालूम है। अभी भी देखो, आप अभी भी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, कहा किसान सभा कम्युनिस्ट के होते हैं, ये बात छोड़ दीजिए ना। तो मैं हमें करना ही नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि अगर हमें गारंटी मिल जाती है, एक बात तो समझ में आ रही है, मिल जाती है प्रधानमंत्री से कि ये ऐसा नहीं होगा, एक बात तो समझ में आ रही है कि आज की स्थिति में सरकार के तरफ से वादा किया जा रहा है कि प्रोटेक्टेड होंगे, और जो पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र यहां पर शहजाद पूनावाला कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने यही बात कहने की कोशिश की है कि प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन इस बात की क्लैरिटी मिलना बाकी है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे उन पर कितना टैरिफ भारत की तरफ से लगाया जाएगा। अगर वो भारत में आएंगे तो क्या पहले की तरह उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होगी, और उसके वजह से भारत के किसान क्या सचमुच में प्रोटेक्टेड? हालांकि जो मार्च महीने में उसके फाइनल डिटेल्स आएंगे तब ये बातें साफ हो पाएगी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा रशियन ऑयल का, प्रणय उपाध्याय, आपने कई दिनों से ट्रैक किया हुआ है। पिछले साल भर में रशिया से जब हम ऑयल खरीद रहे थे तब दो बातें कही जा रही थी। एक, रशिया का ऑयल हमें डिस्काउंटेड रेट में मिलता है, इसीलिए दुनिया चाहे जो भी कहे, जयशंकर छाती ठोककर यूरोप जाकर कहते थे कि भाई आप खरीदते तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। दुनिया चाहे जो भी कहे, हम भारत के पक्ष में डिस्काउंट रेट में रशिया से ऑयल खरीदते रहेंगे, नंबर एक। नंबर दो, रूपी रूबल ट्रेड हमको बढ़ाना है ताकि डॉलर का दबदबा हम कम कर सके। ये भी बातें दबे शब्दों में बार बार कही जा रही थी, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। जनवरी 2026 में 251 हमारा जो इंपोर्ट है 251 टन पर डे हमारा हो गया है, जो एक वक्त पे 518 मिलियन टन तक हमारा था डेली जो इंपोर्ट हमारा हुआ करता था। यह कम क्यों हुआ है? क्या कारण आपको लगता है? किस तरीके से इस इंडो यूएस डील का इंपैक्ट इस रशियन ऑयल पर हुआ है? क्योंकि टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ में रशियन ऑयल के इंपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ हुआ करता था। साहिल, मैं आपके इस रशियन ऑयल के सवाल का जवाब दूं उसके पहले जरा इस पृष्ठभूमि पे भी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि सबसे पहले तो ये ट्रेड डील की नौबत आई क्यों। अमेरिका और भारत के बीच में करीब $50 अरब का ट्रेड डेफिसिट था, और अमेरिका इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने की जिद के ऊपर अड़ा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा कि मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, इसके बिना बात नहीं होगी, और वो टैरिफ बढ़ते बढ़ते पहले 25% था और फिर बाद में 50% हो गया। अमेरिका चूंकि आयात के ऊपर ये शुल्क लगाता है, टैरिफ मींस अमेरिका में आयात होने वाली वस्तु के ऊपर कर लगाया जाएगा, जिसे अमेरिकी इंपोर्टर्स को भुगतान करना पड़ेगा। ये आपके लिए, आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आपके प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को कम करता है। इस पृष्ठभूमि के अंदर ये टैरिफ की स्थिति हुई है, और इस स्थिति के अंदर अगर नेगोशिएशन के अंदर, क्योंकि किसी भी कारोबार में लेन देन होता है, जैसा आपने भी कहा कि डील तभी फायदेमंद होती है जब वो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को पोसाए, दोनों के लिए वो दोनों को परवरना है। ठीक है, इस स्थिति के अंदर हुई, और आज हम इस ट्रेड डील के ऊपर आए। जहां तक रशियन ऑयल का सवाल है, रशियन ऑयल के सवाल से पहले में बीएम सिंह साहब ने और जो शहजाद ने भी कहा, मुझे लगता है कि
दोनों ही थोड़ा थोड़ा सा ऑफ मार्क थे इसके अंदर। ये 500 अरब डॉलर का जो फिगर है ना साहिल, ये 500 अरब डॉलर का फिगर एक ट्रेड एम्बिशियस टारगेट रखा गया है कि हम बायलेटरल ट्रेड को, जिसके अंदर आपका कंप्लीट ट्रेड आता है, ना वो केवल एनर्जी तक सीमित है, ना वो केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तक सीमित है, वो पूरा बायलेटरल ट्रेड है। 3-4 सेक्टर्स है उसमें, 3-4 सेक्टर्स का जिक्र है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं। इसलिए वो एक एम्बिशियस टारगेट हमने रखा है। वैसे बहुत सारे देशों के साथ हमारे टारगेट है कि हम कहीं 2000 बिलियन करना चाहते हैं, कहीं 500 बिलियन करना चाहते हैं। वो पोटेंशियल को देखते हुए तय किया गया है, वो केवल टारगेट है। दूसरी चीज ये कि रशियन ऑयल ट्रेड हमने क्यों बढ़ाया और क्यों कम किया। अब किन परिस्थितियों के अंदर भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया, क्योंकि 2022 से पहले भी भारत रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन कम तेल खरीद रहा था। कारण क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें तय करती हैं कि भारत कहां से खरीदेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो प्राइस कैप लगाया गया था, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाया था, अमेरिका जो पश्चिमी देशों की जिद थी या उनका आग्रह था कि रूस का तेल बाजार में कॉम्पिटिटिव कीमत पर न बिके, कम कीमत पर रूस को बेचना पड़े और उसके बाद रूस को घाटा हो, इस मंशा से बेचा गया था। लेकिन भारत जो कि करीब करीब 2 अरब जो करीब 20 करोड़ मीट्रिक टन जो है वो आयात करता है प्रति माह, और इसलिए भारत की बड़ी मांग को देखते हुए भारत ने ये नेगोशिएट भी किया और भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया उस डिस्काउंट के साथ। लेकिन ये बात हम तब कर रहे हैं जब जो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमतें करीब 100 डॉलर प्रति बैरल हुआ करती थी। अब $100 प्रति बैरल के ऊपर आपके लिए छोटा मार्जिन, छोटा डिस्काउंट भी बड़े मायने रखता था 5% का। लेकिन आज की स्थिति में वो 5% या 7% का जो मार्जिन है वो घट के आ गया है $5 या $3 के ऊपर। और उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी रशिया देता है तो आपको 7 या 8 कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। कुल मिलाकर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। अरविंद पानीग्राही भी वही कहने की पानगरिया भी वही कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अभी कोई फर्क नहीं रह गया है। लेकिन ये बात अलग है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात क्यों है कि अमेरिका ने जब धमकी देना शुरू किया उसके बाद ही इस तरीके की चीजें होना शुरू हुआ है। जो कीमतों की आप बात कर रहे हैं तो वो पिछले 7-8 महीने से कम होती जा रही है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तब तो हम जिद पर थे कि भाई रुपया रूबल का हमें ट्रेड बढ़ाना है। आज की स्थिति में देखिए, रुपए रूबल का ट्रेड बढ़ाना है, हमको अल्टरनेटिव करेंसीज के ऊपर देखना है। कई जगह पे हम अभी भी ईरान के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसके अंदर जो है बार्टर डील्स भी हुई कई जगह। ऑयल के बदले में जो है चावल, इसका इस फॉर्मेट में भी हमने ईरान के साथ में ट्रेड किया क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगे। देखिए, अल्टीमेटली बाजार के अंदर आप खरीद या फरोख्त करने जा रहे हैं साहिल, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने को किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आप अपने आप को सैंक्शंस पे तो नहीं डालेंगे ना, और वहां पर सैंक्शंस की स्थिति है। ठीक है, लेकिन जीरो ट्रेड नहीं, कहीं ना कहीं 2 कदम आगे 2 कदम पीछे यही व्यवहार कहीं ना कहीं करना होगा। उसमें पूरी तरीके से सरेंडर भी नहीं होगा और पूरी तरीके से जीत भी नहीं होगी। हर किसी को जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में पिंच ऑफ सॉल्ट, उस तरीके से लेना पड़ेगा। तो जल्दी से ना तो हमें परपेचुअली पुष्पा मोड में रहना है कि झुकेगा नहीं। क्यों नहीं झुकेगा भाई? अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियां हैं तो आपको बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं। कई बॉल ऐसी शहजाद मना कर रहे हैं, पीछे देके खेलना पड़ता है। शहजाद कह रहे हैं कि ना झुकेगा ना झुका है। शहजाद तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। डील हुई है तो इसका मतलब कोई ना कोई जब शब्द ही समझौता है तो कुछ हमने दिया है, कुछ उन्होंने दिया है और एक सहमति का बिंदु बना है। प्रणय जी केवल 40 सेकंड जल्दी शहजाद, आपकी सहयोगी निशा चौधरी के पास भी मुझे जाना है। मैं माफी चाहता हूँ। 2013 से पहले हम लोग रशिया से कोई तेल नहीं खरीदते थे। हम ज्यादातर तेल ईरान, सऊदी, यूएई, वेनेजुएला इससे खरीदते थे क्योंकि वहां पे ब्रेंट के मुकाबले में सस्ता मिलता था या ब्रेंट के रेट पे मिलता था। सप्लाई अशोर्ड थी, प्राइस कम था। फिर उसके बाद 2022 में जब यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो ब्रेंट के रेट के मुकाबले हमें रशियन ऑयल पे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने लगा। हमने किसी की नहीं सुनी, हमें जहां लगा कि हमारा फायदा नेशनल इंटरेस्ट है वहां से हमने खरीदना शुरू किया, जिससे कि 26 लाख करोड़ हमने बचाए। तब कांग्रेस विरोध करती थी, बोलती थी रशिया के खिलाफ आप जाकर यूनाइटेड नेशन में वोट कीजिए और यूक्रेन के साथ खड़े रहिए, छोड़ देते उस बात को। पर अब मैं आपको केवल 2 रेट बताना चाहता हूं। 2024 रशिया का तेल $67 पर बैरल, ब्रेंट का रेट $79 और वेनेजुएला का $65 प्रति बैरल। अब उस पे सैंक्शन था 24 तक। अभी 25 का $58 प्रति बैरल रशिया का रेट, ब्रेंट का रेट $68 और वेनेजुएला का रेट हो गया 56। अब आप बताइए कि मैं रशिया की इकोनॉमी को फंड करने के लिए उनसे तेल खरीदूं या मैं अपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स का हित देखूं? मुझे जहां सस्ता मिलेगा, जहां मेरी सप्लाई अश्योर्ड होगी, मैं वहां पे जाऊंगा। ये कमर्शियल, प्रैग्मेटिक, नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन स्टेटमेंट और विजन है। इसीलिए कल ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कमर्शियली अजय उपाध्याय, आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट, ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। आपके सामने शहजाद सीधे सीधे दाम रख रहे हैं। तीन विक्रेता है अपने सामने, उस पर जो सस्ता है उससे हम खरीद रहे हैं।
शहजाद कहने की नहीं, कोशिश वो कर तो स्पष्ट उसमें लिखित में आ गया, बयान में आ गया कि यदि आप रसा से खरीदेंगे, धमकाया गया उस बयान में और क्लियर हो गया कि 18% 25% का जुर्माना आप पे लगाएंगे। अच्छा ये बताइए, इसी वेनेजुएला से और ईरान से इसी सरकार ने उसी अमेरिका के कहने पर रोक लगाई थी ना, इससे पहले याद कीजिए, एकदम 100%। यही ट्रम्प और इसी के कारण चाह बाहर से हम भागे थे, इसी कारण भागे है ना, यही ट्रम्प का दबाव था ना। फिर तेल खरीदने की जब बात आई तो उसने जुर्माना लगाया और आप भाग चले। भाई यदि इतनी हिम्मत थी, पहले भी हम रहते। ये ट्रेड, ये व्यापार सिर्फ नहीं है, व्यापार के साथ साथ अमेरिका का दबाव है और कहीं ना कहीं आपकी गर्दन ऐसे पकड़ ली गई है कि आप इसको फिर से फैक्ट चेक करता हूं। नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूं तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। फिर से फैक्ट चेक करता हूं। कर दीजिए जल्दी से, फिर रविंद्र सचदेव के पास चलूंगा मैं। फिर से फैक्ट चेक है तो कर दीजिए। चलिए फैक्ट चेक कर देता हूं। साहिल जी 2022 सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई, मैं आंकड़ों, साहिल जी मैंने नहीं बोला है आपके भाई, साहिल जी आपने मौका दिया, साहिल जी आपने मौका दिया। अरे एक मिनट, वो कुछ फैक्ट चेक करना चाहते हैं तर्क देने के और एक चीज मैं भी समझना चाहता हूं। शहजाद एक मिनट, रणनीतिक जरा अजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट, अरे एक मिनट, आपने वही मुद्दा आप बार बार कह रहे हैं शहजाद, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल है। जब ऑयल खरीद रहे थे ना, तब उसके लंबी चौड़ी लिस्ट के कारण दिए जा रहे थे। अभी तो आप सिर्फ प्राइस बता रहे हैं, तब सिर्फ प्राइस कारण नहीं था। आप तब यह भी कह रहे थे कि भाई अल्टरनेटिव करेंसी हमें खड़ी करनी है, हमें किस तरीके से वो दबाव से हटना है, डॉलर की डिपेंडेबिलिटी खत्म करनी है, कैसे हम अमेरिका के सामने खड़े हो रहे हैं। वो सारे आर्ग्यूमेंट्स का क्या हो गया? मुझे लगता है वो तो वैसे के वैसे ही है ना। अभी आप सिर्फ मुझे दाम गिना रहे हैं कि भाई ये 2 रुपया सस्ता, ये 2 रुपया महंगा है, इसके लिए हम यहां से नहीं यहां से खरीद रहे हैं। साहिल जी आप इतने इतने वाइज और इतने पढ़े लिखे अनुभवी पत्रकार हैं। मैं केवल, साहिल जी क्या यहाँ पे छिछोरों की तरह डिबेट करने गया? छिछोड़ागिरी कर रहे हैं आप, तो खुद छिछोड़ागिरी लगातार सब में बोल रहे हैं। साहिल जी मैं अपनी बात उसके बीच में अरे नहीं सर, आपसे शब्दों का इस्तेमाल दोनों ही लोग। भाई प्लीज, दो लोगों को और बात करनी है, कृपया करके एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बात करेंगे। मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं। आई एम स्टिकिंग अराउंड द टॉपिक, प्लीज।